देखो, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि जो डिफरेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, इन चीजों को मैं वापस रिपीट कर देता हूं। देखो, अभी बात ये जो डिफरेंस निकालने वाली है कि ये कैसे डिफरेंस निकालते हैं, तो इसके लिए मैं तुम्हें फिर से कुछ सवाल हैं जो आगे वो मैं तुम्हें दिखाता हूं, तो क्या रहेगा, तुम्हें मतलब एक सबूत के तौर पे भी दिखेगा और प्लस तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि चीजें हमें कैसे लिखनी होती हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ा चलते हैं आगे, पेज जो है मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि हमें जो डिफरेंस होता है वो हमें कैसे निकालना होता है। फिर उस डिफरेंस के आधार पर ही हम क्या करते हैं, अलग अलग जो डिफरेंस आएगा उनको हम सकल तलपट में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेज में आगे लेके चलता हूँ, 1 सेकंड बस वेट कर लो। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे देखो छोटे छोटे कई सारे खाते बने हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे अभी यहाँ पे देखो, नहीं रहने दो, इसमें तो सब में शेष नहीं निकाला है, तो शेष निकालने वाला है वो यहाँ से, हाँ देखो यहाँ पे है। जैसे हम अगर कोई भी खाता बनाते हैं किसी भी नाम का, किसी भी व्यक्ति का, तो उसमें तुम्हें क्या होगा, जितनी भी एंट्री है, जैसे अभी देखो ये संजय ट्रेडर्स का खाता है, तो जब तुम संजय ट्रेडर्स का खाता बनाओगे तो जहां जहां से भी संजय ट्रेडर्स तुम्हें दिखेगा, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें क्रॉस एंट्री करनी होती है, तो याद रखना, मैं फिर से तुम्हें बता देता हूं कि खतौनी में हमेशा क्या करना होता है, खतौनी में हमेशा क्या करना होता है, क्रॉस एंट्री करनी होती है। कैसी एंट्री करनी होती है, क्रॉस एंट्री। जैसे कि एक रोजामचा में लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिखा रोकड़ खाते उधार और यहाँ पे लिखा है पूंजी खाते जमा, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है और हमारा जो खतौनी है वो टी आकार का बनता है, ठीक है, तो क्रॉस एंट्री कैसे करोगे, अगर मान लो ये मैं रोकड़ खाता बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कौन सा खाता बना रहा हूँ, ये रोकड़ खाता, तो अब एंट्री कैसे करोगे, तो रोकड़ का देखो यहाँ पे क्या है, उधार हो रहा है ना, तो रोकड़ के उधार में क्रॉस एंट्री मतलब उल्टा वाले का नाम लिखो, उल्टा वाले का नाम मतलब पूंजी खाता, तो यहाँ पे पूंजी लिख के और उसका रकम लिखोगे, और जब तुम यहाँ पे पूंजी खाता बनाओगे, ठीक है, और जब यहाँ पे तो पूंजी खाता बनाओगे तो तुम्हें ये देखना है कि पूंजी का शेष क्या हो रहा है, उधार है कि जमा है, वो तुम्हें चेक करना है। तो पूंजी का शेष यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूंजी के जमा साइड में, ठीक है, क्या करोगे, पूंजी के जमा साइड में यहाँ पे नाम क्या लिखोगे, रोकड़, तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस एंट्री करना, ठीक है, और क्रॉस एंट्री करके हम क्या करते हैं, खतौनी करते हैं। तो खतौनी करने के बाद क्या सिचुएशन होता है, खतौनी करने के बाद हमें उसका शेष निकालना पड़ता है, ठीक है, तो वो शेष देखो कैसे निकाला है, अभी जैसे कि इसमें देखो बहुत सारी एंट्री हुई है, ठीक है, इसमें देखोगे अगर ध्यान से तुम्हें बहुत सारी एंट्री दिख रही है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक साइड का टोटल करना पड़ता है। तो जैसे मान लो कि इसने क्या किया, इधर का टोटल अगर किया है, तो जैसे इधर का टोटल आया है 69, फिर इधर का टोटल किया है, तो जो टोटल इधर का आएगा वो यहाँ पे साइड में लिख लेना, और जो इसका टोटल आएगा वो ऐसे साइड में लिख लो पेंसिल से। फिर ये देखो कि डिफरेंस किधर आ रहा है। अब जैसे कि मान लो कि इधर अगर तुम्हारा 69,000 लिखा हुआ है और डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, ये देखो गोला बनाया है, डिफरेंस यहाँ लिखा है, इसका मतलब इधर कम रहा होगा, तो जब इधर कम रहा होगा तो हमें जो बाकी का रकम है वो हमें यहाँ लिख देना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट के नियम के अनुसार कि दोनों खातों का जो टोटल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों खातों का टोटल बराबर करने के लिए हम लोग जो बीच का अंतर आएगा वो हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। और अगर ये अंतर जिस तरफ आता है, जैसे कि इसका अगर अंतर देखोगे तो ये जो अंतर आया है ये कौन सी तरफ आया है, जमा तरफ आया है। अंतर भले जमा तरफ आया है लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, उधार शेष बोलते हैं। क्यों उधार शेष बोलते हैं वो समझ लो। उधार शेष इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो टोटल है किस तरफ का ज्यादा है, उधार तरफ का ज्यादा है। तो यहाँ पे याद देखो क्या रखना है कि जिस तरफ का टोटल ज्यादा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होता है, ठीक है, वह शेष बनता है, वह शेष बनता है। मतलब ये हुआ कि अगर उधार का टोटल ज्यादा है तो कौन सा शेष बनेगा, उधार शेष बनेगा, ऐसे याद रखो। और अगर जमा का टोटल ज्यादा है तो कौन सा शेष बनेगा, जमा शेष बनेगा, ठीक है। ये तुम्हें काम कब आएगा,
जब तुम इस पर से है ना सकल तलपट बना के वार्षिक हिसाब बनाने जाते हो, वहां पे ये सारी चीजें तुम्हें छोटी छोटी चीजें काम आती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि टोटल वाला तुम्हें अभी समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बोल देता हूँ। अब इसी के साथ देखो, यहाँ पे छोटी छोटी 3 इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें याद रखनी है। जो मैंने तुम्हें अभी समझाया वही यहाँ पे थियरी के तौर पे लिखा है, तो याद रख लेना थोड़ा। क्या लिखा है कि किसी भी खाते में, देखो क्या लिखा है, किसी भी खाते में उसके उधार पक्ष की रकमों का योग, ध्यान देखना, उसके उधार पक्ष रकमों का योग उसके जमा पक्ष रकमों के योग से अधिक हो तो अंतर के रूप में मिलती बाकी को उधार बाकी कहते हैं। जो मैंने यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखाया है कि अगर जो टोटल उधार का ज्यादा है, देखो यहाँ पे लिखा ना, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होता है वह शेष बनता है। अगर उधार का टोटल ज्यादा है तो उधार शेष बनेगा, जमा का टोटल ज्यादा है तो जमा शेष बनेगा। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखा है कि अगर उधार पक्ष का टोटल ज्यादा है तो तुम्हारा जो शेष होगा वो उधार शेष होगा। और अगर यही मान लो, ठीक है, यही अगर मान लो कि जमा पक्ष की रकमों का योग, ठीक है, कौन सी, जमा पक्ष की रकमों का योग उधार पक्ष की रकमों के योग से अधिक हो तो अंतर के रकम में जो अंतर के रूप में मिलती बाकी है उसको हम क्या बोलते हैं, जमा बाकी बोलते हैं। ये 2 चीजें हैं जो मैंने तुम्हें समझा दिया था। अब मेन कौन सा है इसमें, मतलब खास क्या है जो मैं बता रहा हूं, खास ये है तीसरा वाला। अब तीसरे वाले का नाम अगर तुम देखते हो तो लिखा हुआ है सरभर खाता। अब ये सरभर खाता क्या होता है, सरभर का मतलब होता है कि जब किसी खाता में दोनों पक्षों की रकमों का योग, ध्यान से समझना, जब किसी खाता में दोनों पक्षों की रकमों का योग एक समान हो तब रकमों में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए इस खाता की बाकी को हम क्या बोलते हैं, सरभर खाता कहते हैं या स्क्वायर ऑफ अकाउंट बोलते हैं। ये याद रखना, इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर ऑफ अकाउंट और हिंदी में बोला जाता है सरभर खाता। मतलब क्या हुआ इसका, तो मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो अगर मैंने वेतन खाता बनाया और वेतन के उधार साइड में, ठीक है, वेतन के उधार साइड में है 5,000 और वेतन के जमा साइड में भी एंट्री है 5,000, तो जब डिफरेंस निकालने जाओगे तो इधर का भी टोटल देखो 5 आ गया और इधर का भी टोटल 5 आ गया, तो जो अंतर है वो कहाँ आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। तो ये देखो दोनों का टोटल बराबर हो गया, तो इस खाते को हम क्या नाम दे देंगे, सरभर खाता। जब किसी खाते का जो टोटल है, योग है, वो अगर बराबर हो जाए, यानी उधार इज इक्वल टू जमा हो जाए, यानी कि उधार और जमा का दोनों बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरभर खाता बोलते हैं। तो इतना सभी को क्लियर है। उसके बाद आगे है, अब देखो ये जो हमने अंतर निकालेंगे, देखो हम बहुत सारा सवाल सॉल्व करते हैं, अंतर निकालते हैं, फिर अंतर निकालने के बाद देखो क्या होता है, अंतर निकालने के बाद ये होता है कि उन सभी को, जितना भी हमने अंतर निकाला होगा, जैसे 10, 15, 20 खाता हमने बनाया होगा, उन सभी खातों के आधार पर हम एक छोटा सा पत्रक तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, छोटा सा पत्रक, और उस पत्रक को नाम देते हैं हम तुम्हारा कच्ची तलपट। तो इसके लिए मैं तुम्हें अगले चैप्टर पे लेकर जाता हूं, तो वहां पे तुम्हें समझ में आएगा। ये अगले चैप्टर में बहुत ढंग से दिया गया है, तो वहां पे चलते हैं। ये देखो चैप्टर का नाम दिख रहा होगा तुम्हें, सकल तलपट। अब इसमें समझना क्या है वो समझो, कि जब भी देखो यहाँ पे लिखा है सकल तलपट एक ऐसा पत्रक है, ये थोड़ा याद रखना है परिभाषा तुम्हें, ताकि पता रहे कि सकल तलपट एक ऐसा पत्रक है, कैसा पत्रक है वो समझो, जो खाता बही में दर्शाई उधार बाकियां और जमा बाकियां गणित की दृष्टि से सही है यह दर्शाता है। यहाँ उधार बाकियों का योग और जमा बाकियों का योग समान होना चाहिए, तो ही सकल तलपट गणित की दृष्टि से सही होता है। देखो ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है कि जो तुम सकल तलपट में लिखने वाले हो, वो सकल तलपट में तुम कहां से लिख रहे हो, सवाल में से ही कॉपी पेस्ट करोगे। तो जब तुम सवाल में से कॉपी पेस्ट करते हो तो सवाल का हमें पता है जितना उधार है उतना जमा होगा और जितना जमा है उतना ही उधार होना चाहिए। ठीक है, तो जब जमा और उधार बराबर हो रहा है तो सकल तलपट भी क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, क्योंकि तुम वहीं से शेष कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे अब उसकी चीजें भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये देखो, जैसे ये देखो एक छोटा सा सवाल दिया गया है, ये देखो उदाहरण नंबर 1, हिसाबी बही पर से लिखा है कि खातों के उधार पक्ष और जमा पक्ष का तुम्हें क्या करना है भाई, योग दिया हुआ है, तुम्हें चेक करना है कि सही है कि नहीं है। अब इसमें देखो ये सवाल थोड़ा सा तुम सॉल्व करोगे इस चैप्टर में। ठीक है, कौन से चैप्टर में, उदाहरण नंबर ये चैप्टर नंबर 9, कौन सा 9 ही है ना, 10 है शायद, 10 है, सॉरी, चैप्टर नंबर 10 है, हाँ 10 है।
ये जो तुम्हारा चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी सवाल दिए हैं वो सारे के सारे सवाल तुम एक बार चेक कर लेना। उसका रीजन ये है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कौन से खाते का जो टोटल है वो हमेशा एक जैसा ही होता है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, उसका रीजन है, देखो उसका रीजन ये है कि जब तुम सवाल देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, जैसे ये पूंजी खाता है, इसका देखो शेष कौन सी तरफ लिखा है, इसका शेष हमेशा देखो जमा होता है, देखो लिखा है ना, खाते के जमा पक्ष का योग, इसका शेष हमेशा क्या होगा, जमा होगा। अब जैसे आहरण है, आहरण का शेष हमेशा क्या होता है, उधार होता है। अब जैसे देखो लिखा है परम का खाता, अब परम का खाता में देखो उधार में 3000 लिखा है और जमा में 9500 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो उधार वाला है ये हमको लेना है, इससे क्या है, ये हमको लेना है, और ये जो 9500 रुपए ये है ये हमको देना है। मतलब ये हुआ कि इतना पैसा हम इससे लेंगे और इतना पैसा हम इसको चुकाएंगे, ये चीजें हमें पता चलती है। अब कर्म का खाता है, सेम उसी तरह से भी उधार का टोटल है 4000 और जमा का टोटल है 6000, तो ये चीजें हमको समझ में आएंगी, ठीक है। और इसी के आधार पर बस तुम्हें अब क्या करना है, सवाल सॉल्व करना होता है, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा, अब यहाँ पे तुम्हें ये नहीं लिखेगा कि कौन से खाता का शेष क्या होता क्या नहीं होता, बस तुम्हें देखो इसमें लिख देगा, भाई बोलेगा इसके हिसाब से बनाओ। तो अब देखो इसमें कैसे बनाओगे, तो बता इतना तक समझ में आया, तो फिर ये सवाल में करवा दूं तो तुम्हें क्या रहेगा, आइडिया लग जाएगा कि कौन से खाते का शेष क्या होता है। तो पहले बता इतना क्लियर लगा कि सकल तलपड़ क्या है और क्या नहीं है। ये जो तुम्हें नाम दिख रहे हैं, देखो इतने सारे तुम्हें नाम दिख रहे हैं ना, अब इसमें से अब यहाँ पे देखो लिखा है खाता का नाम, यहाँ पे भी लिखा है खाता का नाम। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से खाते का शेष उधार होता है, कौन से खाते का शेष जमा होता है। तो हमें बस अपना जो लॉजिक है, जो बेसिक है, हमें वही याद रखना है। बेसिक का मतलब क्या है, हमें बस इतना याद रखना है कि जो खाते होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से खाते होते हैं हमने पढ़ा है, एक होता है व्यक्तिगत, क्या होता है, व्यक्तिगत, एक होता है माल संपत्ति, और एक होता है तुम्हारा उपज खर्च। बस यही 3 याद रखो। अब इन्हीं के आधार पर उधार जमा का नियम इस्तेमाल करके हम चेक करते हैं। जैसे जैसे पहला है पूंजी खाता, तो पूंजी खाता क्या होता है, व्यक्तिगत खाता, और पूंजी मतलब सामने वाला पैसा देगा और इसका शेष जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जमा होगा। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, पूंजी का शेष हमेशा क्या होगा, जमा होगा, क्योंकि पूंजी का मतलब होता है सामने वाला हमें लाभ दे रहा है, और लाभ देने वाले का खाता हमेशा क्या होता है, जमा होता है। तो ये चीज तुम्हें याद रखना कि पूंजी का शेष हमेशा क्या होता है, जमा होता है। फिर उसके बाद अगला नाम तुम्हें दिया है आहरण खाता। अब आहरण खाता कौन सा खाता है, ये भी तुम्हारा व्यक्तिगत है, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे व्यय लिख देता हूं, ठीक है। ये भी कौन सा तुम्हारा व्यक्तिगत खाता है। अब इसका शेष क्या होता है, तो उस बात को समझो। आहरण क्या होता है, आहरण का मतलब होता है कि सामने वाला हमारे व्यवसाय में से पैसे निकाल कर लेकर गया, तो व्यवसाय में से पैसे निकाल कर गया तो लाभ ले रहा है, और लाभ लेने वाले का खाता हमेशा क्या होगा, उधार होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 नाम तो कंफर्म हो गए कि पूंजी का शेष हमेशा क्या होगा, जमा होगा, और आहरण का शेष हमेशा क्या होगा, उधार होगा। अब अगले पे चलते हैं, देनदार। देनदार का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि जो देनदार है ये कौन सा खाता है, तो देनदार हमारा है व्यक्तिगत खाता, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम होता है या व्यक्ति होता है। अब ये कौन सा होगा, उधार होगा कि जमा होगा, कैसे क्लियर करोगे, तो ये जो देनदार है ये लाभ लेता है या देता है, ये क्लियर कर दो। तो मुझे कोई बताएगा कि जो देनदार है वो लाभ लेता है या देता है, ठीक है। तो जो देनदार है वो लाभ लेता है, तो मैं देता को मिटा देता हूं, अरे मिटा नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, हाँ। तो अगर ये लाभ लेता है और लेने वाला हमेशा क्या होता है, उधार होता है, इसका मतलब एक चीज और पता चल गया कि देनदार हमेशा क्या होगा, उधार होगा। तो ये देखो चीजें तुम्हें पता कैसे चलेंगी, जब तुम ये पूरे चैप्टर में जितने सवाल दिए सारे कर लेना। क्यों सारे मैं बोल रहा हूं, मैं अभी भी सारे क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा देखो हो सकता है मेहनत लगे, क्योंकि तुम्हारा तो देखो पास हो चुकी हो, लेकिन फिर लगे कि सर फिर हम क्यों करें। तो देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि जब हम वार्षिक हिसाब पढ़ने जाएंगे 12वीं का, ताकि तब तुम्हें पता रहे कि कौन से खाते का शेष, मतलब कौन सा नाम का शेष हमेशा क्या होता है, और वो बेसिक तुम्हें यहीं से आइडिया लगेगा, ठीक है। अब जैसे मैं अगले पे चलता हूं, अगला है हमारा लेनदार। तो लेनदार जो है ये लाभ देता है, और लाभ देता है मतलब इसको हम क्या कर देंगे, जमा। तो ये तुम्हें याद रखना कि इसका शेष हमेशा क्या होता है, जमा। तो देखो ये 4 का शेष तो हमें एकदम ही क्लियरली पता चल गया कि शेष क्या होगा। उसके बाद बात करते हैं रोकड़।
रोकड़ क्या है? तो रोकड़ याद रखना, रोकड़ व्यवसाय की क्या होती है? संपत्ति होती है। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। रोकड़ व्यवसाय की संपत्ति होती है, और संपत्ति हमेशा क्या होता है? उधार होता है, क्योंकि संपत्ति मतलब व्यवसाय की है, व्यवसाय में आती है। तो जो चीज व्यवसाय की है वो हमेशा क्या होगा? उधार होगा। अब उसी के साथ जैसे मैं अगला बात करूं, फर्नीचर, बैंक शेष, तो देखो ये जो दोनों दिया है, ये दोनों भी क्या है? व्यवसाय का है। तो एक छोटा सा चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो चीज व्यवसाय की है, ठीक है, जो चीज व्यवसाय की है वो हमेशा क्या होगी? उधार होगी। जैसे कि ये देखो, रोकड़, फर्नीचर, बैंक शेष, जमीन, मकान, फर्नीचर, और मान लो या कहीं विनियोग किया है, तो अगर ऐसा कुछ भी चीज आता है, स्टॉक हो गया, तो अगर ऐसा कुछ भी चीज आता है जो व्यवसाय की संपत्ति है, वो हमेशा क्या होगा? उधार होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगले पे बढ़ते हैं। अगला तुम्हें क्या दिया हुआ? प्राप्त कमीशन। अब देखो, कमीशन हमको मिला, तो कमीशन हमारे लिए क्या है? लाभ है, और लाभ का शेष हमेशा क्या होता है? जमा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब याद क्या रखना है कि कहीं भी तुम्हें ऐसा लिखा हो प्राप्त करके, ठीक है, क्या लिखा हो? प्राप्त करके। इसको मैं थोड़ा गाढ़ा कर देता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे। कहीं भी सवाल में लिखा हो प्राप्त, प्राप्त बट्टा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त दलाली, प्राप्त वेतन, बस प्राप्त लिखा हो, इसका मतलब ये है वो वेतन, अरे वो लाभ है, और लाभ है तो उसका शेष हमेशा क्या होगा? जमा होगा। तो ये चीज याद रखनी है। फिर बात करते हैं बैंक कमीशन। अब देखो, अब ऐसे ऐसे नामों में कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा जहां पे क्लियर ना पता चले कि ये क्या दिया है, तो पहले पढ़ो, पहले पढ़ो कि क्लियरली क्या है ये बैंक कमीशन। तो बैंक कमीशन हमको मिलता है या हम चुकाते हैं, वो क्लियर कर लो। तो सीधी सी बात है, बैंक वाले हमको कमीशन नहीं देते, हम बैंक वालों को कमीशन देते हैं। हमारे बदले अगर वो कोई काम करते हैं तब हम उनको कमीशन देते हैं। अगर हम उनको कमीशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या है? खर्च है, और खर्च का जो शेष होता है वो हमेशा क्या होता है? उधार होता है। उसी तरह से बिजली है, तो देखो खर्च लिखा ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? उधार। तो इसको मैं डैश कर देता हूं। फिर मजदूरी है, मजदूरी भी खर्च है, इसका भी शेष क्या होता है? उधार। वेतन, वेतन भी क्या है? खर्च है, इसका भी शेष क्या होगा? उधार। ठीक है, यानी एक चीज और पता चल गया कि भाई जो भी खर्च होता है, खर्च का शेष हमेशा क्या होगा? उधार होगा। बस इतना सा तुम्हें याद रखना है। लेकिन ये कैसे होगा? जब तुम थोड़ा सवाल सॉल्व करोगे तब। तो बता, इतना सभी को समझ में आया या नहीं? अब आगे लिखा हुआ है आग से जला माल। अब ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है? आग से जला माल। तो इसमें देखो, मैंने बताया था जब ऐसा कुछ होता है तो व्यवसाय में से माल जाता है। अगर आग में जला माल लिखा है, अगर यहाँ लिखता आग से हुआ नुकसान, तो नुकसान है तो बात ही खत्म हो गया। लेकिन जला माल मतलब माल तो गया, और माल तो गया मतलब जाए तो जमा होता है, ये हमने पढ़ा है। तो उस हिसाब से अगर व्यवसाय में से जा रहा है, तो जा रहा है मतलब उसका शेष हमेशा क्या होगा? जमा होगा। तो याद रखना, अगर व्यवसाय में से कुछ भी जाता है तो उसका शेष क्या होगा? जमा होगा। अब उसके बाद अगला है सरकारी प्रतिभूति। ठीक है, अब ये सरकारी जो प्रतिभूति लिखा हुआ है, ये याद रखना व्यवसाय की क्या होती है? संपत्ति होती है। क्या होती है? व्यवसाय की संपत्ति, और इसका भी शेष हमेशा क्या होगा? उधार होगा। प्रारंभिक स्टॉक, तो स्टॉक भी व्यवसाय की क्या है? संपत्ति है, इसका भी शेष हमेशा क्या होगा? उधार होगा। उसके बाद अगला है खरीद खाता। अब खरीदने में क्या आता है? व्यवसाय में माल आता है, ध्यान से समझना। व्यवसाय में जब हम खरीदते हैं तो माल आता है, और आए तो उस हिसाब से हमारा जो शेष होगा वो क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। यानी क्या सीखने को मिला यहाँ पे? सीखने को ये मिला कि सरकारी प्रतिभूतियां, प्रारंभिक स्टॉक और खरीद खाता, या इसको अलग याद रखो और इन दोनों को साथ में, कि प्रारंभिक स्टॉक और खरीद खाता हमेशा इसका शेष क्या होता है? उधार होता है। फिर आगे बढ़ो और अगला देखो क्या लिखा है। अगला लिखा है बिक्री खाता। बिक्री में क्या होता है? बिक्री में माल जाता है। ठीक है, बिक्री में क्या होता है? माल जाता है, और जाता है मतलब क्या होगा? जमा। तो याद क्या रखना है? सीखने को इसमें क्या मिलेगा? इसमें यह पता चला कि खरीद हमेशा क्या होगा? उधार होगा, और बिक्री हमेशा क्या होगा? जमा होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है खरीद माल वापसी खाता। आगे क्या लिखा है? खरीद माल वापसी खाता, और उसी के नीचे लिखा है बिक्री माल वापसी खाता। अब इसको कैसे याद रखोगे कि ये उधार होगा कि जमा होगा? अब ये थोड़ा सा धर्म संकट है। तो बस यहाँ पे समझो कि खरीदा हुआ माल जब तुम वापस करते हो, होता क्या है? तो व्यवसाय में से माल जाता है। मैंने देखो उधार जमा नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ मैं सवाल को समझा रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया था इसलिए मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूं। व्यवसाय में से क्या होता है? माल जाता है, और जब बिक्री माल वापसी होता है
तो व्यवसाय में माल आता है। अब जब कोई चीज जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। अब जब कोई आता है तो उसको हम क्या करते हैं, उधार करते हैं। यानी क्या पता चला कि भाई बिक्री वापसी है तो उधार शेष होगा, और खरीद वापसी है तो जमा शेष होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको मैं थोड़ा अलग कलर कर देता हूं, इसलिए इसको तुम्हें याद अच्छे से रखना है कि अगर ये दो हैं तो ये दो खास करके भाई पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये दो हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं। तो इन दोनों को मैं साथ में कर देता हूं बड़ा सा। तो ये याद रखना है कि खरीद वापसी हमेशा जमा होता है और बिक्री वापसी हमेशा क्या होता है, उधार होता है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगला लिखा है निजी उपयोग के लिए लिया माल। तो सेम लॉजिक, व्यवसाय में से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो सॉरी माल जा रहा है, और माल जाए तो उसको हमें क्या करना है, जमा करना है। बस इतना याद रखो। तो ये वाला और ये वाला हम क्या करेंगे, साथ में याद रखेंगे। फिर उसके बाद बैंक लोन को अभी थोड़ा साइड में करता हूं, ये वाला देखता हूं। दिया बट्टा, प्राप्त बट्टा, गाड़ी भाटा, गाड़ी भाड़ा। अब इसको देखो कैसे समझोगे, ये वाले को अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कुछ अलग कलर कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले। ये ऐसे पीला कर दे रहा हूँ, ये अभी मैं बता रहा हूँ। पहले ये देख लो एक बार, दिया बट्टा, प्राप्त बट्टा। ये क्यों साथ में समझा, उसका रीजन है। देखो इस वाले में लिखा है बट्टा हमने दिया, अगर हमारा दिया बट्टा है तो ये क्या है, खर्च है। और ये प्राप्त बट्टा है तो प्राप्त बट्टा क्या है, आय है। अब ध्यान से समझना, अगर खर्च है तो खर्च मतलब उधार, और अगर आय है तो मतलब जमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि खर्च का हमेशा शेष क्या होगा, उधार होगा, और आय का हमेशा शेष क्या होगा, जमा होगा, ठीक है। अब उसके बाद है गाड़ी भाड़ा, तो हमने चुकाया है तो ये भी क्या है, खर्च है। और ये भी अगर खर्च है तो इसका भी शेष क्या होगा, हमेशा उधार होगा, ठीक है। उसके बाद आग से हुआ नुकसान, नुकसान वाला सेम बताया मैंने, नुकसान तो हमेशा क्या होता है, उधार। और यहाँ पे खर्च लिखा है तो वो तो क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। अब बचा तुम्हारा बैंक लोन। अब लोन वाले में समझो, इसमें कैसे याद रखोगे। देखो जो लोन होता है वो व्यक्तिगत खाता माना जाता है, क्योंकि सामने वाले ने हमें लोन दिया है। अगर सामने वाले ने लोन दिया है तो लाभ देने वाले का खाता हम हमेशा क्या करते हैं, जमा। और यहाँ पे लोन किसने दिया है, बैंक ने, तो बैंक वाले का खाता हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो ये याद रखना कि हमें पैसा कोई देता है तो उसका खाता हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। अब देखो ये सब चीजें बताने का मेरा मकसद क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम देखो हमने सबसे पहले खतौनी सीखा। अब खतौनी में क्या आया है, अलग अलग शेष आएगा। अब वहां पे तो क्या है, तुमने शेष निकाल लिया तो तुमको दिख रहा है कि कौन से का शेष क्या है। जैसे अभी मैंने एक दो सवाल दिखाया, उसमें देखो साफ साफ दिख रहा है, उधार शेष आया है, जमा शेष आया है, किसी का बराबर हो गया है, वो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, यानी बड़े होंगे, धीरे धीरे सवाल और करेंगे, तब वहां पे हमें वो सब चीजें नहीं दी होंगी। हमें डायरेक्टली समझना पड़ेगा कि कौन से खाते का शेष उधार है, कौन से खाते का शेष जमा है। तब वो कैसे समझोगे, तब उसको समझने के लिए ये जो मैंने चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं, जो नियम की मैंने बातचीत यहाँ पे की है, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आया, क्लियर है। तो इसी तरह से तुम इस सारे सवाल की प्रैक्टिस करोगे। तो अब किसी को अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बोलो। अब देखो, अब ये तो तुमको पता चल गया। तुम देखो क्या करोगे, सवाल को 2-3 बार पढ़ोगे, अभी टाइम बहुत है हमारे पास। सवाल को तुम 2-3 बार पढ़ो और सारी चीजें ऐसे पेंसिल से लिख लो, कोई गलती नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, चलेगा, ठीक है। थोड़ा गंदा लगेगा लेकिन लिख लो, बाद में मिटा लेना। ऐसे पेंसिल से लिख लो, ठीक है। और फिर पेंसिल से लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, ऐसा एक तुम्हें तलपट बनाना पड़ेगा। देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ऐसा एक तलपट बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये दिखाई दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। इसका जो स्वरूप होता है वो 2 स्वरूप बनता है। एक ऐसा दिखा रहेगा कि खाते का उधार पक्ष, जमा पक्ष एक तरफ, और एक कभी कभी ऐसा टी आकार का होता है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें टी आकार का दिखाता हूँ। तो टी आकार वाले में क्या होगा, इस साइड का उधार लिखा रहता है और इस साइड वाले में जमा साइड लिखा रहता है। तो क्लियरली पता चल गया, अगर उधार और जमा करके लिखा है और अगर नहीं लिखा है तो हमको बनाना पड़ेगा। तब तुम ऐसे बना लेना। अब बनाने में कैसे करोगे, जैसे देखो यहाँ पे देखो पूंजी खाता का मैंने क्या बोला, हमेशा जमा शेष होता है। तो देखो पूंजी खाते का रकम जो कहाँ लिखा है, जमा में लिखा। मैंने कहा कि आहरण का शेष हमेशा उधार होता है, तो आहरण का शेष देखो उधार वाले में लिखा। फिर देनदार का शेष हमेशा उधार होता है, तो देखो इसको उधार की रकम लिखा। इस तरह से सारा रकम लिखोगे और लास्ट का जो टोटल है वो तुम्हारा क्या आना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। और अगर टोटल तुम्हारा बराबर हो गया मतलब तुम्हारा सवाल सही है। सॉरी मतलब ये हुआ कि गणितिक रूप से तुम्हारा सवाल जो है वो पूरी तरह सही है, ठीक है।
और इसी तरह से तुम्हें और भी यहाँ पे देखो छोटे छोटे सवाल दिए हैं। हाँ, एक चीज और जो मैंने कहा कि तुम दो तरह से सवाल तैयार कर सकते हो। एक तो चाहे ऐसे करके बनाओगे उधार जमा की तरफ, और एक तो तुम चाहे ये टी आकार का, जो देखो यहाँ पे दिया गया है, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो तो देखो टी आकार का बनाया है, ऐसे बीच में लाइन खींचा है, इस तरफ उधार है और इस तरफ क्या है, जमा है। तुम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, चाहे तो वैसे भी बना सकते हो, जैसा तुमको अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा ऐसा बनाना, इसमें पेज कम खर्च होता है, ठीक है। और इसी तरह से तुम्हें उदाहरण नंबर 3 करना है, तुम्हें उदाहरण नंबर 4 करना है, और एक्सरसाइज में जो सवाल है, देखो उदाहरण नंबर 5 भी है, एक्सरसाइज में 1-2 सवाल भी होंगे, वो तुम्हें सारे सॉल्व करने हैं। और इतना करोगे तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अब अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो 5वां चैप्टर है, यानी कि वार्षिक हिसाब, वो हम शुरू कर दें, पार्ट 2 का। क्लियर है इतना? सभी सबको समझ में आ गया जो मैंने कहा?